In this session, we will discuss about the interrupt cycle. तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि एक इंटरप्ट की डेफिनेशन क्या है. Interrupt is a sort of operation which takes place when some input-output operation is to be performed. मतलब ये जो input-output operation है, that is to be performed by some input-output devices, as a result of which the normal flow of control changes. तो इंटरप्ट हमारे पास एक ऐसा हम कह सकते हैं एक एक्सटर्नल सिग्नल है जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन है प्रोसेसर की, उसको वो मोमेंटली इंटरप्ट करता है so that some input output operations can be performed. So suppose कि ये हमारे पास कोई प्रोग्राम है, this is the normal execution of this program, and say for example while executing this instruction one interrupt occurs, so that is informed to the processor, and at that time जो प्रोसेसर का जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है, जो उसका कंट्रोल फ्लो है, that will be changed so as to serve a input output operation. Once this input output operation is completed, the control is returned back to the state where it was previously left. So ये हमारे पास एक इंटरप्ट की डेफिनेशन है. दूसरी बात यह है कि जो इंटरप्ट है दैट इज असिंक्रोनस इन नेचर. इसका मतलब कि वी आर नॉट सर्टेन अबाउट द टाइमिंग्स ऑफ द अकरेंस ऑफ द इंटरप्ट. मतलब कि प्रोसेसर को ये पहले से ही कोई जानकारी नहीं होती कि कब इंटरप्ट जो है वो आएगा. सो वी कैन नॉट डिटरमाइन इट्स टाइमिंग. सो द इंटरप्ट्स कैन हैपन at any time, that is the computer is not certain about the timings of the occurrence of the interrupts. They can happen at any time. So why are actually they needed? Interrupt की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? They are actually used to improve the efficiency of the processor. कि ये प्रोसेसर्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है. एंड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द नॉर्मल ऑपरेशन बाय ए कंप्यूटर द इंटरप्ट कैन अकर. सो देर इज नो प्री डिफाइंड टाइमिंग्स ऑफ द occurrence of the interrupt. So this is the definition and some of the characteristics of the interrupts. So again comes why actually हमें क्यों जरूरत पड़ती है इंटरप्ट्स की. सो हमें पता है कि जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनकी जो स्पीड है दे आर वेरी स्लोअर इन टर्म्स ऑफ देयर स्पीड, क्योंकि जो मोस्टली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं दे आर इलेक्ट्रोमैकेनिकल इन नेचर. लेकिन जो कंप्यूटर है या कंप्यूटर का प्रोसेसर है दैट इज बीइंग इलेक्ट्रॉनिक इज वेरी फास्ट. तो इसका मतलब कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है दैट इज स्लो एज वी कंपेयर इट विद द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर. तो इसका मतलब कि दोनों के बीच में स्पीड मिसमैच है. तो स्पीड मिसमैच होने के कारण हमें इंटरप्ट की जरूरत पड़ती है. क्यों? एज ए रिजल्ट ऑफ विच ए लॉट ऑफ टाइम ऑफ द प्रोसेसर इज वेस्टेड इन गेटिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. इस कारण जो हमारा प्रोसेसर है उसका ज़्यादा टाइम यही चेक करने में वेस्ट हो जाता है कि वेदर सम इनपुट आउटपुट डिवाइस हैज सम डाटा टू प्रोसेस. सो दैट टाइम वी वांट टू रिड्यूस एंड फॉर दैट पर्पस एक्चुअली वी मेक यूज ऑफ इंटरप्ट्स. जैसे कि मान लो कि मेरे पास ये एक हमने समझाया भी था आपको, मेरे पास एक कीबोर्ड है और कीबोर्ड जो है वो कोई कैरेक्टर जो है वो इनपुट रजिस्टर में डालता है और इनपुट रजिस्टर में कंटेंट है या नहीं है वो चेक करता है हमारे पास FGI. इनिशियली जो है इसकी वैल्यू 0 होती है FGI की वैल्यू.
FGI की वैल्यू इज 0 इनिशियली। इनिशियली का क्या मतलब, व्हेन इनपुट रजिस्टर हैज नथिंग इन इट। अब मान लो यहां से कोई डेटा जो है या कोई अल्फाबेट है, मान लो वो यहां से यहां पे आया। जब यहां पे कोई कंटेंट आएगा इनपुट रजिस्टर पे, तभी जो है वो FGI की वैल्यू होगी व्हेन देयर इज समथिंग इन इनपुट रजिस्टर। लेकिन होता क्या है, ये आने में इतना टाइम लग जाता है कि जो हमारे पास प्रोसेसर है दैट कीप्स ऑन चेकिंग दिस FGI। सो जो हमारे पास प्रोसेसर है दैट कीप्स ऑन चेकिंग द वैल्यू ऑफ द FGI कंटिन्यूसली इट इज चेकिंग द वैल्यू ऑफ FGI। कब तक वो चेक करता रहेगा, जब तक कि इसकी वैल्यू क्या ना हो जाए, 1 ना हो जाए। तो मान लो कि वो 100 टाइम्स उसने चेक किया और 100 टाइम्स चेक करने के बाद इसको ये लगा कि यहां पे तो अभी वैल्यू 0 है, इसका मतलब इनपुट रजिस्टर पे कोई डेटा आया ही नहीं। तो इसका मतलब 100 टाइम्स उसका जो है काम, वो उसका टाइमिंग मान लो कि 100 सेकेंड्स में, मान लो कि एक बार चेक करने में मान लो कि उसको मान लो कि 1 माइक्रो सेकेंड लगता है। तो इसका मतलब उसके 100 माइक्रो सेकेंड जो है वो वेस्ट हो गए इस फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू को चेक करने में ही। और मान लो कि एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेसर को मान लो कि 2 माइक्रो सेकेंड्स लगते हैं। तो इसका मतलब इस टाइम को अगर वो यहाँ पे वेस्ट ना करता चेक करने के लिए, उतनी देर तक वो 50 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवा सकता था। तो इसका मतलब दिस इज द वेस्टेज ऑफ द टाइमिंग ऑफ द प्रोसेसर टू चेक द वैल्यू ऑफ द FGI। तो इसका सोल्यूशन ये क्या है कि हम प्रोसेसर को बोलते हैं कि प्रोसेसर यू डू योर नॉर्मल ऑपरेशन। प्रोसेसर परफॉर्म्स इट्स नॉर्मल ऑपरेशन, जो भी वो अपनी इंस्ट्रक्शंस है वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। जैसे ही इसकी FGI की वैल्यू 1 होगी, एक सिग्नल जनरेट होगा और वो जो जनरेट होगा सिग्नल वो प्रोसेसर को बताएगा कि इसकी वैल्यू 1 हो गई है। तो इसकी जब वैल्यू 1 हो गई है तब ये यहां से इसको प्रोसेस करवाए, मतलब यहां से डाटा लेके किसी अगर रजिस्टर में डालना है तो वो उसको डाल दे। तो ये जो सिग्नल है जिसने प्रोसेसर को डिस्टर्ब किया एक किस्म से कि FGI की वैल्यू 1 हो गई है, सो यू कैन परफॉर्म द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, दिस सिग्नल इज एक्चुअली टर्म्ड एज अ इंटरप्ट। ओके, तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रोसेसर को खुद जरूरत नहीं है बार बार ये चेक करने की कि FGI की वैल्यू 1 है कि नहीं है। प्रोसेसर जो है वो अपना काम करता रहेगा। जैसे ही FGI की वैल्यू 1 होगी, ऑटोमेटिकली एक सिग्नल जनरेट होगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरप्ट, जो प्रोसेसर को यह बताएगा कि FGI की वैल्यू 1 हो गई है एंड नाउ द प्रोसेसर कैन परफॉर्म इट्स इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। सो इसका सोल्यूशन यही है कि मीन टाइम वाइल द इनपुट आउटपुट डिवाइस इज डूइंग इट्स टास्क, मतलब ये जितनी देर में अपना भेज रहा है, मान लो कि ये 2 सेकंड में भेजता है तो ये अपना काम कर ही जा रहा है। CPU कैन परफॉर्म इट्स ऑन टास्क ऑफ एग्जीक्यूशन सम अदर इंस्ट्रक्शन, CPU उतनी देर में कुछ और काम करी जा रहा है। एंड व्हेन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंप्लीट्स इस टास्क, जब उसने यहाँ पे डाटा भेज दिया, इंटरप्ट इन्फॉर्म्स द CPU टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन साइकिल। ओके, अब हम करते हैं फ्लो चार्ट ऑफ द इंटरप्ट साइकिल्स। सबसे पहले R एक हमारे पास 1 बिट फ्लैग है या फ्लिप फ्लॉप है जिसकी वैल्यू चेक करेंगे हम। सबसे पहले R की क्या वैल्यू है, तो हम बोल सकते हैं कि R इज अ इंटरप्ट फ्लिप फ्लॉप। अगर R की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है इट विल परफॉर्म द इंटरप्ट साइकिल। इसका मतलब उस वक्त इंटरप्ट साइकिल एग्जीक्यूट होगी अगर R की वैल्यू 1 है। और अगर R की वैल्यू 0 है तो उस वक्त इंस्ट्रक्शन साइकिल एग्जीक्यूट होगी। सो इसका मतलब R डिसाइड्स वेदर टू परफॉर्म द इंस्ट्रक्शन साइकिल और द इंटरप्ट साइकिल बाय द प्रोसेसर।
तो इफ द वैल्यू इज 1 देन इट इज इंटरप्ट साइकिल, एंड व्हेन द वैल्यू इज 0 देन इट्स द इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो जब अगर इंस्ट्रक्शन साइकिल है तो हमें पता है कि इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या होता है, फैच करता है और फिर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन का डिकोड। फिर हम क्या करते हैं, यहां पे एक्चुअली में यह ऐसे आएगा, आफ्टर दैट द इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, सो एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। अब जब एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन है तभी तो हमें पता चलेगा कि इंटरप्ट है कि नहीं है, तो वो है IEN, कि इंटरप्ट आपने इनेबल किया हुआ है कि नहीं, मतलब कि वेदर इंटरप्ट कैन डिस्टर्ब द प्रोसेसर व्हेन सर्टन इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन टेक्स प्लेस। तो अगर आपने इंटरप्ट को इनेबल नहीं किया हुआ है, 0 है, तो इसका मतलब ये दोबारा जाएगा, फिर दोबारा इंस्ट्रक्शन साइकिल एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके, तो इंटरप्ट है ही नहीं है तो नॉर्मल एग्जीक्यूशन होगी, और फिर यहां से सीधा वो यहां पे जाएगा एग्जीक्यूशन होने के बाद, और दोबारा इंस्ट्रक्शन साइकिल एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन मान लो कि इंटरप्ट इनेबल की वैल्यू 1 है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब जो इंटरप्ट अगर आए तो दैट कैन बी नोटिफाइड टू द प्रोसेसर। तो अगर IEN की वैल्यू 1 है तो हम चेक करेंगे कि किस टाइप का ये इंटरप्ट है, कि FGI की वैल्यू या FGO की वैल्यू। अगर FGI की वैल्यू क्या है, 1, तब क्या होगा, इंटरप्ट साइकिल एग्जीक्यूट होगी। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और यहां से एग्जीक्यूशन सीधा फिर इंटरप्ट साइकिल में चली जाएगी। अगर FGI की वैल्यू 1 है मतलब इंटरप्ट है, लेकिन किस टाइप का, जो ये इनपुट फ्लैग है दैट इज एक्टिवेट, मतलब इनपुट रजिस्टर के पास कोई डेटा है। लेकिन मान लो कि अगर FGI भी एक्टिवेट नहीं है तो हम फिर चेक करेंगे कि FGO की क्या वैल्यू है, मतलब आउटपुट फ्लैग। अब हम आउटपुट रजिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर उसकी वैल्यू भी 1 है तब भी R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और फिर दोबारा इंटरप्ट साइकिल एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि जब भी R की वैल्यू 1 होती है इंटरप्ट साइकिल होता है। लेकिन मान लो कि अगर FGO की वैल्यू भी 0 थी, मतलब ये भी एक्टिवेट नहीं था, तब वो दोबारा, क्योंकि इसके कारण R की वैल्यू जो पुरानी थी वही रहेगी, फिर वो इंस्ट्रक्शन साइकिलों को अगली एग्जीक्यूट करवा देगा। अब मान लो कि हमारे पास अब इंटरप्ट आ जाता है। इंटरप्ट में पहले सबसे काम पहले क्या होता है, जो इंटरप्ट होता है वो भी जैसे हमने पहले किया था, एक मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन की थी, ब्रांच एंड सेव द रिटर्न एड्रेस। ये BSA की तरह काम करता है। इसका मतलब क्या होता है कि वी नीड टू स्टोर द रिटर्न एड्रेस, कि जहां पे एग्जीक्यूशन छोड़ी थी वहां पे वापस आने के लिए उसको वो वाला एड्रेस कहीं स्टोर करना पड़ता है। और यहां पे हम इंटरप्ट के केस में वो वाली वैल्यू जो है वो 0th लोकेशन में। तो इसका मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट होनी थी, जिसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में होना था, लेकिन अब तो वो एग्जीक्यूट होगी ही नहीं, क्योंकि अब तो इंटरप्ट साइकिल पे चला गया कंट्रोल। तो इसका मतलब जो PC की वैल्यू थी वो यहां पे हम 0 लोकेशन में डाल देते हैं। इंटरप्ट में आप ध्यान रखना कि 0 लोकेशन में हमें डालते हैं। जो BCA किया था हमने BSA, उसमें हम मेमोरी लोकेशन को स्पेसिफाई करते थे कि कहां पे जाके वो एड्रेस सेव होगा, रिटर्न एड्रेस। लेकिन यहां पे हम मोस्टली जो है वो 0th लोकेशन ऑफ द मेमोरी वी स्टोर द एड्रेस ऑफ द प्रोग्राम काउंटर। कौन सा प्रोग्राम काउंटर, जैसे मान लो मैं आपको समझाऊं तो मान लो कि 251 पे हम कोई एग्जीक्यूट कर रहे थे इंस्ट्रक्शन, और इंटरप्ट आ गया यहां पे, कि इसको इंटरप्ट ने नोटिफाई कर दिया कि कोई इनपुट आउटपुट तो ऑपरेशन करने को है। तो मतलब प्रोग्राम काउंटर पे अगली वैल्यू क्या होनी थी, 252। अब ये 252 तो एग्जीक्यूट होगी नहीं, क्योंकि अब तो कंट्रोल कहां पे चला जाएगा, इंटरप्ट साइकिल की तरफ। तो ये मेरा रिटर्न एड्रेस हुआ। ये वाला रिटर्न एड्रेस जिसकी वैल्यू प्रोग्राम काउंटर के अंदर थी वो मैं कहां पे डाल दूंगा, मेमोरी की 0th लोकेशन में। तो ये वही वाला काम है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फिर प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को 1 कर देंगे। ये 1 करने से हमें
इनपुट आउटपुट जो इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस मिल जाएगा। इस लोकेशन पे जाके हमें इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस मिल जाएगा, वहां पे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब उसके कारण इसका मतलब क्या हो गया, अब हमारा इंटरप्ट इनेबल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 और आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। सो हमारा इंटरप्ट साइकिल एग्जीक्यूट होगा। जब आर की वैल्यू 0 है तो दोबारा फिर वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन साइकिल को एग्जीक्यूट करवाएगा। अब हम बताते हैं कि अगर हमने इसकी सिंबॉलिक नोटेशन लिखनी हो तो सिंबॉलिक नोटेशन में क्या हुआ, टी नोड की वैल्यू भी हम नहीं लेंगे क्योंकि टी नोड पे भी या T1 पे भी या T2 पे भी वी आर नॉट कंसीडरिंग दीज टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे फैच होती है इंस्ट्रक्शन, डिकोड होती है, ठीक है ना। तो ये टी नोड T1 वी आर नॉट कंसीडरिंग, तो इसका हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। तो हमारे पास होता क्या है कि सबसे पहले IEN की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तभी इंटरप्ट आ सकता है। तो इसका मतलब हमारे पास IEN की वैल्यू 1 होनी चाहिए, IEN की वैल्यू 1 होनी चाहिए। प्राइमरी कंडीशन तो ये है। उसके बाद ये देखो IEN की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1। उसके बाद या तो FGI की वैल्यू 1 होनी चाहिए या FGO की वैल्यू 1 होनी चाहिए। इन दोनों में से एक वैल्यू तो पक्का 1 होनी चाहिए, तभी आर की वैल्यू 1 होगी। तो इसका मतलब इसी के साथ या तो FGI की वैल्यू 1 होनी चाहिए या FGO की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तभी इंटरप्ट आ सकता है, मतलब तभी जो है वो आर की वैल्यू क्या हो सकती है 1। सो दिस इज द symbolic notation for the interrupt. Now we will demonstrate that how it is being performed actually. Now the demonstration of interrupt cycle. This is the scenario of the memory before interrupt. मान लो कि हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है 0, मेमोरी लोकेशन जो है वो फ्री है। 1 पे ये इंस्ट्रक्शन है ब्रांच अनकंडीशनल, दिस इज मेन मेमोरीज प्रोग्राम। प्रेजेंटली सपोज 255th लोकेशन का जो इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्रोग्राम काउंटर पे वैल्यू क्या होगी 256, और जो भी इनपुट आउटपुट प्रोग्राम है उसका स्टार्टिंग का एड्रेस क्या है 120। सो दिस इज द ऑल द स्टैटिस्टिक्स बिफोर द इंटरप्ट साइकिल। लेकिन आफ्टर इंटरप्ट साइकिल क्या होगा, 255 पे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा था, कोई इंटरप्ट आ गया उनके पास, तो पीसी काउंटर पे वैल्यू क्या है 256। तो मैंने बोला था कि जो भी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है वो हम 0th लोकेशन के ऊपर स्टोर कर देते हैं। तो इस वक्त प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या थी 256, इसको हमने 0th लोकेशन पे स्टोर कर दिया, ये 256, बिकॉज दिस 256 इज एक्चुअली द रिटर्न एड्रेस। सो वी आर सेविंग द रिटर्न एड्रेस इन 0 लोकेशन। उसके बाद हमने आपको बताया था कि नाउ द प्री प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड। तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, तो 0 लोकेशन पे गया तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है, 1 पे हमारे पास क्या है ब्रांच अनकंडीशनली। ओके, तो ब्रांच अनकंडीशनली का मतलब क्या हो गया कि डायरेक्टली गो टू दिस लोकेशन 1120। इसका मतलब कंट्रोल विल डायरेक्टली ट्रांसफर टू दिस लोकेशन 1120। ओके, सो अब 1120 पे हमारे पास क्या है, कोई इनपुट आउटपुट प्रोग्राम है, दैट इनपुट आउटपुट प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड। और जब भी ये एग्जीक्यूशन होगी इसकी कंप्लीट, तो यहां पे इसको क्या करना पड़ेगा, अब इट हैज टू एग्जीक्यूट द रिटर्न स्टेटमेंट। तो रिटर्न स्टेटमेंट कहां पे जाएगी, जहां पे उसने ये एड्रेस सेव किया हुआ है। किस एड्रेस पे सेव किया हुआ, 0 लोकेशन पे, तो इसका मतलब 0 लोकेशन ये होगी। और यहां पे क्योंकि हम कोई कंडीशन चेक बिल्कुल नहीं कर रहे, तो यहां पे भी क्या आएगा ब्रांच अनकंडीशनली। ओके, लेकिन जब वो यहां से 0th लोकेशन पे जाएगा तो उसको रिटर्न एड्रेस नहीं मिलेगा, क्योंकि रिटर्न एड्रेस जो है वो
256 यहाँ पे है, मतलब 0 पे उसको जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है उसका एड्रेस नहीं मिलेगा, वहां पे भी जाके उसको एक नया एड्रेस मिलेगा। तो इसका मतलब एड्रेस के अंदर एक और एड्रेस, इसका मतलब मोड की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। फिर क्या होगा, जैसे ही मोड की वैल्यू 1 है तो यहां से वो 0 लोकेशन में गया, उसने देखा कि मोड की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये भी कोई एड्रेस होगा। फिर वो कंट्रोल जो है वो यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा और वो जो प्रोसेसर है वो 256 नंबर पे जो भी इंस्ट्रक्शन थी जो उसने प्रीवियसली एग्जीक्यूट नहीं की थी उसको एग्जीक्यूट करवाना शुरू कर देगा। सो दिस इज द वे हाउ द इंस्ट्रक्शन साइकिल इज executed by implementing the memory. Thanks for watching.